नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबों के बीच उपस्थित हूँ 10th क्लास के छठे वीडियो लेक्चर के साथ। और हम लोग पहला ही चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। उनमें से आज हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति व आकार कहाँ पे बनेगा। अगर हम अवतल दर्पण के सामने कहीं पर भी वस्तुओं को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हम लोग ये चीज़ जानेंगे, हम लोग ये पता करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं अवतल दर्पण के सामने हम वस्तुओं को किन किन जगहों पर रख सकते हैं। सबसे पहला ये हम जानते हैं, अवतल दर्पण के सामने हम वस्तुओं को 7 स्थान पर रख सकते हैं। सबसे पहले हम किसी भी वस्तु को अनंत पर रख सकते हैं। दूसरा, अनंत और सेंटर के बीच में कहीं रख सकते हैं। तीसरा, हम सेंटर पर ही रख सकते हैं। चौथा, सेंटर और फोकस के बीच कहीं रख सकते हैं। पांचवा, फोकस पर ही रख सकते हैं। छठा, फोकस और पोल के बीच कहीं रख सकते हैं। और सातवां, पोल पर रख सकते हैं। इन 7 जगहों पर वस्तु की स्थिति होने का चांसेस है। तब इन 7 जगहों पर वस्तुओं को रखने के बाद प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं, ये चीज़ हम जानेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि हमने पोल लिखा, फोकस लिखा, सेंटर लिखा, ये सब कैसे हुआ, ये सब दर्पण वगैरह कैसे हुआ। अगर आप लोग डायरेक्टली ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले आप यहाँ से पिछले वीडियो लेक्चर को ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत आसानी से समझ में आ जाए। और पिछले वीडियो लेक्चर को जब तक आप नहीं देखेंगे, ये वीडियो लेक्चर आपको दिक्कतें देंगे। इसलिए आप पिछले वीडियो लेक्चर को देख लें, ये वीडियो लेक्चर आप आसानी से समझ जाओगे। और आपको मैं प्रतिबिंब बनाने सिखा दूंगा। कहीं पर भी वस्तु हो, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये चीज़ मैं आपको अच्छी तरह से सिखाने का प्रयास करूंगा। तो वस्तुओं की क्या क्या स्थिति है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, अवतल दर्पण में वस्तुओं की स्थिति कहाँ कहाँ है। पहला, अनंत पर हो सकता है। दूसरा, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में कहीं हो सकता है। तीसरा, वक्रता केंद्र पर ही हो सकता है। और चौथा, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच कहीं हो सकता है। पांचवा, फोकस पर ही हो सकता है। छठा, फोकस व ध्रुव के बीच में कहीं हो सकता है। और सातवां, ध्रुव पर ही हो सकता है। आठवां, दर्पण के पीछे नहीं होगा। इसलिए 7 स्थिति ही है वस्तुओं को रखने की अवतल दर्पण के सामने। अब बातें आती है, अगर हम लोग वस्तुओं को अनंत पर रख देते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और उसका आकार क्या होगा, यही तो है सबसे मुख्य बात है। हम लोग कैसे जान पाएंगे अवतल दर्पण के सामने रखे किन्हीं भी स्थितियों में उसका प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा, प्रकृति क्या होगा, आकार क्या होगा। मेन पॉइंट यही है आज के इस क्लास का। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वस्तुओं को अनंत पर रख कर देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनती है। इन चीज़ों को हो सके तो आप एक बार नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण में हम लोग सबसे पहले अनंत पर कहीं वस्तुओं को रखेंगे। आप विचार करें, अनंत पर कोई वस्तु रहेंगी तो अनंत पर वह वस्तुएं बहुत बड़ी होती हैं। इतना ध्यान रखेंगे, अनंत पर रखी हुई वस्तुएं बहुत बड़ी होती हैं। तो इस अवतल दर्पण के सामने अगर हम कोई वस्तु को रखेंगे तो वह कुछ इस तरह से बहुत बड़ी होने वाली है। इस तरह से काफ़ी बड़ी, ये अनंत पर है। सिर्फ ये कंडीशन अनंत में ही लगेगा जो मैं करने वाला हूँ, यह अनंत में रखी वस्तुओं के लिए ही अप्लाई होगा। बाकी अनंत के अलावा जितने भी हम 6 स्थानों पर वस्तुओं को रखेंगे वहाँ पर हम समझ जाएंगे क्या होने वाला है। तो अनंत पर हम रख रहे हैं किसी वस्तु को, तो आपको पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बता दिया है कि 4 कंडीशंस याद रखने हैं। यदि कोई प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आए तो वो फोकस से होकर रिटर्न होती है। अगर फोकस से होकर आए प्रधान अक्ष के समांतर रिटर्न होती है। यदि सेंटर से आए तो सेंटर से ही रिटर्न होती है। यदि पोल पर आए, जितना डिग्री के एंगल बना के आती है उतने ही डिग्री एंगल बना के रिटर्न हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, ये इस बातों की मैंने पुष्टि पूरा सिद्ध मैंने किया था कि ऐसा ही क्यों होता है। ये बात आप पिछले वीडियो लेक्चर में जरूर देखें। ये पोल, फोकस, सेंटर क्या होता है, ये भी बातें मैंने बता दी। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। अवतल दर्पण जो आप लेंगे उसके जो बीच की बिंदुएं होंगी उसे पोल कहते हैं। ये जो गोला बनने वाला था इसका जो भी पॉइंट होगा उसे हम सेंटर कहते हैं। यदि आपने सेंटर की दूरी 10 सेंटीमीटर रखा है तो फोकस जो होगा आपका 5 सेंटीमीटर अर्थात बिल्कुल आधी होगी, बीच की दूरी में होगी। अगर आपने सेंटर को 20 सेंटीमीटर लिया है तो फोकस आपका 10 सेंटीमीटर पर होगा। आप यह इंचेस से माप कर आप इसे बनाना, तब आपका बिल्कुल सही बनेगा। अब हमने यहाँ रखा है
तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि वस्तु बहुत बड़ा है, क्योंकि अनंत पर है इसलिए वस्तु बहुत बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, ऊपर से भी प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे, नीचे से भी प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे, और उसके बाद वो फोकस से होकर रिटर्न होगा। तो देखते हैं ऐसा क्या होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये बहुत बड़ा वस्तु है, ऊपर से भी हमने जब प्रधान अक्ष के समांतर गुजारा तो यह फोकस से होकर रिटर्न होती है, नीचे से भी हमने जब गुजारा तो भी यह फोकस से होकर रिटर्न होती है। तो अपने प्रतिबिंब का डेफिनेशन पढ़ा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो क्या आप देख रहे हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। ये यहाँ आकर इधर से परावर्तित हो रही है, ये भी किरणें यहाँ से आकर यहाँ परावर्तित हो रही है, तो दोनों इस फोकस पर जाकर मिल रही है, अर्थात इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पर बना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सारी बातों को कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने यदि हम अनंत पर वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बना है। तो यहाँ पर हमने लिखा वस्तु की स्थिति अनंत पर, वस्तु आपने अनंत पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ प्रतिबिंब बना, फोकस पर। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब कैसा बना, अगर वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर मिलती हुई प्रतीत होगी तो आभासी प्रतिबिंब। अभी तो फिलहाल वास्तव में मिल रही है वास्तविक प्रतिबिंब। आपने ये भी लिखा था कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो देखिएगा बहुत ही छोटा प्रतिबिंब है, बिंदु मात्र। ओके, इस चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। इसके बाद भी हम जो बताएंगे उससे और भी ज्यादा आपको समझ में आती चली जाएंगी। अब हमने दूसरा कंडीशन लिया हुआ है, यदि आपका वस्तु सेंटर और अनंत के बीच में कहीं हो। देखिए मैंने वस्तु को सेंटर और अनंत के बीच में रखा। अब इसमें आप 4 किरणों में से कोई 2 किरण गुजार लें, जैसा कि मैंने 4 बातें पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताए हैं, उनमें से कोई 2 का अप्लाई कर लें। सबसे पहले हम लोग प्रधान अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरणों को, इसको हमने गुजारा, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये किरण हमने गुजारा तो हमें पता है जैसे प्रधान अक्ष के समांतर आती है वो फोकस से होकर रिटर्न हो जाती है, एक हो गया। दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमने फोकस से होकर गुजार लिया, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष के समांतर रिटर्न हो जाएगी। ये बातें तो आप जान रहे हैं। तो दोनों कंडीशन में आप देखें, दर्पण से परावर्तन के बाद दोनों किरणें, दर्पण से परावर्तन के बाद दोनों किरणें कहाँ मिल रही है। कुछ बच्चों को क्या लगता है कि ये इस जगह कट रहा है, जी नहीं, कटने से मतलब नहीं होता। दोनों किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ कट रही है, ये ध्यान में रखना है। तो ये किरणें आ रही है इधर से ऐसे करके यहाँ, और ये किरणें आ रही है इधर से ऐसे करके यहाँ, दोनों कहाँ मिल रही है, इस जगह पर। दोनों किरणें दर्पण से टकरा कर कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रधान अक्ष के नीचे है तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप इसका नाम ए और बी ऐसे रखे हो तो इसका नीचे होगा ए डैश बी डैश, ऐसा कोई प्रतिबिंब बनने वाला है। अब आप वही गजल लिख लोगे कि वस्तु की स्थिति आपने कहाँ रखा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, वास्तविक बना या काल्पनिक बना, कैसा बना, ये सभी के सभी बातें हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। तो हमने इन बातों को लिखा कि वस्तु की स्थिति अनंत व सेंटर के बीच, देखिए अनंत व सेंटर के बीच हमने वस्तु को रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति सेंटर व फोकस के बीच, सेंटर और फोकस के बीच हमारा प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा बनाए। आप देख सकते हैं कि दोनों प्रतिबिंब वास्तव में कट रही है। आपने डेफिनेशन में लिखा हुआ है, जो प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। ये वास्तव में मिल रही है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब होगी। और ये इसका देखिए प्रधान अक्ष के ऊपर है और ये प्रधान अक्ष के नीचे इस तरह से है, तो ये उल्टा। यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा क्यों होता है, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, तो वस्तु इतना बड़ा है और वस्तु से थोड़ा छोटा है आपका प्रतिबिंब। ये पॉइंट आप नोट कर लें। अब हम लोग तीसरी कंडीशन को समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। तो जब हमने वस्तु को तीसरे स्टेप में, जब हमने वस्तु को सेंटर पर रखा तो हमने क्या देखा, इसको जब हम प्रधान अक्ष के समांतर गुजारा तो यह फोकस से होकर रिटर्न होगी। प्रधान अक्ष से आए हुए प्रकाश की किरणें फोकस से होकर रिटर्न होती है। दूसरा हमने फोकस से जब दर्पण पे गुजारा तो वह प्रधान अक्ष के समांतर रिटर्न होती है। ये चीजें आप समझ रहे हो। तो दर्पण से परावर्तन के बाद दोनों रिटर्न, जो दोनों किरणें परावर्तित होकर जा रही हैं, तो एक किरणें ये हैं जो परावर्तित होकर आ रही है, एक किरणें ये हैं जो परावर्तित होकर आ रही है। तो दोनों को हमने कहाँ देखा, दोनों को हमने इस बिंदु पर देखा। जब इसको हमने प्रधान अक्ष से मिलाया तो देखा कि यही वस्तु हमारा यहाँ पर बन रहा है।
अर्थात जहाँ सेंटर था, जहाँ हमने वस्तु को रखा था, उसी जगह पर आपका प्रतिबिंब भी बन रहा है। अर्थात वस्तु की स्थिति आपका हुआ सेंटर पर, प्रतिबिंब की स्थिति सेंटर पर ही। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी, वास्तव में कट रहा है तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब, आभास होता तो आभासी प्रतिबिंब। ये देखिए उल्टा है तो इसलिए उल्टा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर, जितना बड़ा सेंटर पर वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है सेंटर पर। ओके, अब मैं आपको आज टोटल नहीं बताने वाला हूँ अवतल दर्पण में अगर सभी बिंदुओं पर वस्तु रखेंगे तो कहाँ कहाँ उसका प्रतिबिंब बनता है। मैंने 3 स्टेप में आपको सिखाया। अब अगला स्टेप आपको खुद करने हैं, सेंटर और फोकस के बीच आपको वस्तु रखने हैं। तो फिर आप बताइएगा हमको, कमेंट सेक्शन में आप लिख कर वहाँ से भेजिएगा कि अगर सेंटर और फोकस के बीच आपने वस्तु को रखा तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बन रहा है, फोकस पर रखा तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बन रहा है, फोकस और पोल के बीच रखा तो कहाँ बन रहा है। ये चीज़ आप हमको कमेंट में लिखेंगे। उसके बाद हमको पता चलेगा कि आप कितने स्तर तक सही हैं और आपने कितना सीख पाया है। उसके बाद हम फिर आपको अगले वीडियो लेक्चर में अगला पॉइंट बताएंगे कि अगर हम वस्तु को सेंटर फोकस के बीच रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, फोकस पोल के बीच रखते हैं, तो उन सबों का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इससे पहले आप हमें कमेंट करके बताएंगे और आप घरों में अभ्यास करके बताएंगे कि कहाँ पर किसका प्रतिबिंब बन रहा है। ओके, और अगर आपने अब तक मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को जरूर देख लें ताकि ये वीडियो लेक्चर आपको आसानी से समझ में आए। अब ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे कहाँ, मेरे वीडियो के जब आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट में आपको तमाम अलग अलग क्लास के अलग अलग वीडियो लेक्चर्स वहाँ मौजूद हैं, वहाँ पर आप खोज सकते हैं। अगर वहाँ पर नहीं पता चल सके तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे, वहाँ पर मैंने सभी वीडियो लेक्चर्स का लिंक एक तरफ से डाल रखा है। आप वहाँ से जाकर पता कर सकते हो और वहाँ से आप पिछले क्लास को ठीक से पढ़ सकते हो। तभी आपको ये वीडियो लेक्चर आसानी से समझ में आएगी और घर में आप अभ्यास करोगे, आप भी बना पाओगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।